हेलो, वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो आप लोग मेरा नाम जानते हो, यू नो मी, माय नेम इज तेजस्वी राज एंड व्हाट डू आई टीच यू गाइस फिजिक्स। आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। ठीक है भैया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर और अ फिजिक्स फैकल्टी एज यू कैन सी। ठीक है, और ये मेरे चैनल का नाम है विज्ञान। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको इस चैनल में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड होती है जो कि आपके स्टडीज के साथ अलाइंड हो। ठीक है, चलो। आज का टॉपिक है बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पर्सपेक्टिव से। और आज हम लोग उसका लेक्चर 1 करने वाले हैं, यानी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स होता क्या है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, और फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये दो दो टॉपिक आज करेंगे, उसके बाद आगे जाकर हम लोग अगले लेक्चर में प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो शैल वी बिगिन? लेट अस बिगिन। आई होप यू गाइस आर फुल्ली अटेंटिव और आप लोगों ने अपनी नोटबुक और पेन निकाल लिया है नोट्स बनाने के लिए। वैसे तो नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, वो रिवीजन के टाइम पे काम आता है। ठीक है, तो ओके, व्हाट इज अ फ्लूइड? फ्लूइड होता क्या है? तो सबसे पहले समझो कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर है वो वैसे फ्लूइड्स के लिए डील करता है, वैसे फ्लूइड्स की पढ़ाई करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि या तो रेस्ट पे है या वो मोशन में है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के फ्लूइड्स के साथ हम डील करेंगे किस चैप्टर में? फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा चैप्टर है उसमें। और फ्लूइड होता क्या है? ठीक है, तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कैन फ्लो। ठीक है, सब्सटेंस नहीं बोलेंगे वैसे तो इसको, बट हाँ ओके, कह सकते हैं सब्सटेंस। इट इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। ठीक है, बच्चों को एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि फ्लूइड का मतलब हो गया वाटर, है ना। तो फ्लूइड का मतलब वाटर या फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड ही नहीं होता है, एयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्लूइड ओनली। ठीक है, बिकॉज हवा भी तो फ्लो करती है ना। जैसे रिवर में पानी फ्लो करता है वैसे हवा भी तो फ्लो करती है। तो इट्स नॉट ओनली कि वाटर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, लिक्विड तो डेफिनेटली फ्लूइड है ही, एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, और एनीथिंग पर से विच कैन फ्लो, है ना, विच कैन फ्लो। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन, ये तो तुम्हारा हो गया वैसा डेफिनेशन जो तुम लोग क्लास 9th में या 10th में पढ़ते आ रहे हो, है ना, फ्लूइड्स का। बट अगर मैं इसका एक मोर टेक्निकल डेफिनेशन के साइड में जाऊं, ठीक है, तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि डिफॉर्म करता है कंटिन्यूअसली अगर हम उस पर शियर स्ट्रेस लगाएं तो। ठीक है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस which deforms continuously under the application of shear stress। shear stress हमने पिछले सॉलिड सॉलिड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस जो सरफेस के पैरेलल लगे, टेंजेंशियल लगे। ठीक है, तो ये हो गया मोर ऑफ अ टेक्निकल साइड का डेफिनेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का, कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म करता है कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ shear स्ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि सर शियर स्ट्रेस कितना लगाएंगे कि फ्लूइड डिफॉर्म करेगा? तो आप शियर स्ट्रेस हल्का सा भी लगाओगे, नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस इज, शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, ठीक है, कितनी भी कम वैल्यू क्यों ना हो, शियर स्ट्रेस अगर हल्का सा भी लगेगा तो फ्लूइड डिफॉर्म करना शुरू कर देगा, फ्लूइड डिफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एक जो और कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, वही ये होता है कि फ्लूइड्स और सॉलिड में सर डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लूइड एंड अ सॉलिड, अ फ्लूइड एंड अ सॉलिड। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, मैंने डुप्लीकेट कर दिया है स्लाइड को।
कि सर फ्लूइड और सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है, डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। ठीक है, एक सॉलिड जो है वो डिफॉर्म करता है जब उस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि फ्लूइड भी डिफॉर्म करता है जब उस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सॉलिड भी डिफॉर्म करता है। बट सॉलिड के साथ कंडीशन ये होता है कि वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता नहीं रह जाता, और उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी नहीं करती। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें डिफॉर्मेशन तो प्रोड्यूस होगा, डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, बट जो डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करेगा। डिफॉर्मेशन विल नॉट इंक्रीज विथ टाइम। बट अगर हम यही फ्लूइड की बात करें, ठीक है, तो फ्लूइड पे जब तक शियर स्ट्रेस लगता रहेगा, जैसे मान लो कि एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है और इसमें पानी भरा है, इसमें ये पानी भरा है, ठीक है, दिस इज फ्लूइड। ठीक है, अब अगर इस पानी पर हम कोई भी शियर स्ट्रेस लगाएंगे, इस पानी पर अगर हम कैसा भी शियर स्ट्रेस लगाएंगे, इसकी डिफॉर्मेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती जाएगी जब तक ये शियर स्ट्रेस उस पर लगता रहेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज shear stress is applied, डिफॉर्मेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये मेजर डिफरेंस है फ्लूइड और सॉलिड के बीच में। डिफॉर्मेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, ये बात आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सस्टेन नहीं कर सकता शियर स्ट्रेस को जब वो रेस्ट में हो। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सस्टेन नहीं कर सकता शियर स्ट्रेस को जब वो रेस्ट में हो, जब वो रेस्ट में हो। यानी मान लो कि फ्लूइड में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई एक अस्थिर है फ्लूइड, किसी बकेट में कोई पानी भरा है, अगर उस पर हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन इंक्रीज करता ही जाएगा, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके सर, जब फ्लूइड मोशन में होगा तब क्या होगा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी रुको, अभी पहले फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको कि दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड्स एंड सॉलिड, टेक्निकली, टेक्निकल। ऐसे भी अब आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो, तो आप लोग को टेक्निकल डेफिनेशन जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वैसे डेफिनेशन जानना जो कि कॉमन है ना। कॉमन डेफिनेशन जान के आप कर भी क्या लोगे, कोई फायदा तो है नहीं। यू नीड टू नो द टेक्निकलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं, और एक मैं यहाँ पर अब अजम्पशन डिफाइन करने वाला हूं, और वो अजम्पशन है आइडियल फ्लूइड का, कि व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। देखो, एक आइडियल फ्लूइड जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है नेचर में। ठीक है, अब सर इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी जो है लिक्विड की विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल रिमेन कांस्टेंट, ये होता है इनकम्प्रेसिबल का मतलब। तो ये हमारा पहला एजम्पशन है कि इन आइडियल फ्लूइड इट विल बी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, यानी उसकी डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, और ये प्रेशर वेरिएशन से भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सेकेंड, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन। सर प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, पढ़ेंगे इस बारे में, पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी पहले अजम्पशन समझो। ठीक है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वेरिएशंस। ठीक है, और नॉन विस्कस होगा। सेकंड जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, नॉन विस्कस। अब सर नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, नॉन विस्कस का मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक लिक्विड का सरफेस है और उसके नीचे ये दूसरा लिक्विड का सरफेस है, तो ये लिक्विड का सरफेस
ये लिक्विड का सरफेस इस नीचे वाले लिक्विड के सरफेस पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, यानी कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा दो लिक्विड के सरफेस के बीच में, फ्रिक्शन विल बी जीरो, फ्रिक्शन विल बी जीरो। और फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स इज आल्सो नोन एज विस्कोसिटी, जैसा कि आपको पता होगा, आपको स्कूल में ये डेफिनेशन बताया गया होगा। तो इसीलिए नॉन विस्कस टर्म से ही आपको समझ आ रहा है कि दो जो सरफेस होगा लिक्विड के बीच का, उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए ये हमारा दूसरा अजम्पशन है कि इट विल बी नॉन विस्कस, ठीक है, ओके। एंड तीसरा एक और अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये है कि कोई भी एक पार्ट लिक्विड का दूसरे के दूसरे पार्ट पर जो फोर्स लगाएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, फोर्स ऑन वन पार्ट ऑफ लिक्विड बाय अदर पार्ट will be perpendicular to the surface of contact, है ना, मतलब एक पार्ट जो है लिक्विड का वो दूसरे पार्ट पर जो फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलरली लगाएगा उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्टिव में, यानी रिलेटिव में, ठीक है। तो ये है हमारा assumption आइडियल फ्लूइड का, जो कि आपको थ्रू आउट दी चैप्टर याद रखना है, ठीक है। दीज आर assumptions, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और यही assumptions मानकर हम इस पूरे चैप्टर में आगे की कहानी करेंगे। तो बीच में मत आ जाना रोते हुए कि सर विस्कोसिटी क्यों नहीं मान रहे, फोर्स परपेंडिकुलर क्यों क्यों लग रहा है, क्यों इंडिपेंडेंट है प्रेशर से। ये सारी चीजें मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। दीज आर assumptions, आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये हमने लिया है, क्योंकि आप फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जैक्टली जो डीप में पढ़ोगे वो पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जाकर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो। बट आपके 11th के सिलेबस के हिसाब से दीज आर दी assumptions which we have to follow, ओके। बढ़ते हैं आगे। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है? तो भैया हमें पता है कि डेंसिटी भी किसी भी सब्सटेंस का डिफाइंड होता है कैसे, पहले तो उसको रो से डिनोट करते हैं और वो डिफाइंड होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो, ठीक है, और उसको क्या कैसे डिनोट करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। अब एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट में कहते हैं आर डी ऑफ कोर्स। ये क्या होता है? व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? लिक्विड के केस में हम रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन हम कब करते हैं? लिक्विड के केस में, ठीक है। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आर डी का, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी रिलेटिव डेंसिटी किसका रेशियो है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का टू द डेंसिटी ऑफ वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये क्योंकि दो डेंसिटीज का दो लाइक यूनिट्स का रेशियो है तो इट विल बी यूनिटलेस, है ना, क्योंकि यूनिट्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ठीक है। और इसको कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी को आप किसी किसी किताब में देखोगे या कहीं कहीं पर आप देखोगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम से भी डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घबराना है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको सब कुछ पता होगा जो भी आपके सिलेबस में है। तो अगर कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है आप समझ जाओ कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी पुराना नाम है, आज की डेट में उसको हम रिलेटिव डेंसिटी ही बोलते हैं। बट अगर आप कोई पुराने टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहां पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिख जाए, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आइए कि अगर हम दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर ले लें तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। अब मान लो एक केस है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। अब समझो, अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को हमने आपस में मिक्स कर दिया तो फाइनल डेंसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या बनता है कि मान लो कि दो लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी है रो वन एंड रो टू, ठीक है, एंड मासेस हैं m1 एंड m2, ठीक है, उनको आपस में मिक्स किया,
ठीक है, एक डेंसिटी का एक लिक्विड का डेंसिटी ρ1, दूसरे का ρ2, एक का मास m1, दूसरे का मास m2। ठीक है, दोनों को क्या किया हमने, मिक्स किया। ठीक है, इन दो टाइप के लिक्विड्स को। तो रो क्या होता है भैया, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम होगा दोनों का v1 प्लस v2। ठीक है, अब अगेन m1 प्लस m2 तो जस का तस रख दो। v1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, रो वाज m बाई v, तो v क्या हो जाएगा, m अपॉन रो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो v1 को क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन रो वन प्लस m2 अपॉन रो टू। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज रो इज इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, m1 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर देखो, समझो इस चीज को, यहाँ पर केस क्या है, रुक जाओ, मैं इसको समझाने से पहले पहले तुम्हें एक जनरल ही इक्वेशन समझा देता हूँ। देखो जो ऊपर आया ना वो जनरल इक्वेशन है, बेसिकली ये जो आया दिस विल बी द जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जनरल इक्वेशन। बट अगर हमने दोनों मास बराबर मान लिया, मान लो कि दोनों लिक्विड का मास सेम था, इफ m1 was equal to m2, तो ये m1 और m2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m प्लस m। ठीक है, तो m1 प्लस m2 तो 2m हो जाएगा, और ऊपर वाला भी तो m और m कट जाएगा, m वाला पार्ट कट गया, तो दैट इंप्लॉइज रो विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। तो ये इक्वेशन याद रखना, अगर दोनों लिक्विड जो आप मिक्स कर रहे हो अगर दोनों का मास सेम है, तो 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2, जहां ρ1 पहले लिक्विड का डेंसिटी, ρ2 दूसरे लिक्विड का डेंसिटी। क्लियर है, ये तो हमने निकाला जब हमें पता था दोनों लिक्विड्स का डेंसिटी और मास, केस नंबर 2। अब अगर हमें बोला जाए कि हमें वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है, वॉल्यूम है ρ1 और ρ2, सॉरी, वो डेंसिटी है ρ1 और ρ2 और वॉल्यूम है v1 और v2। ठीक है, अगर इनको मिक्स करना है तो रो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 जो हमारा था। ठीक है, तो m1 को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो m हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ρ1 इंटू v1 प्लस ρ2 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अगर मान लो कि v1, इफ v1 इज इक्वल टू v2, दोनों लिक्विड का अगर वॉल्यूम जो है सेम है, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। तो ये हो गया केस नंबर 2। अगर हमें दो लिक्विड का मिक्सचर दिया हुआ है और दोनों की डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल इक्वेशन। और अगर मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो ये वाला जनरल इक्वेशन लगाएंगे और ये वाला एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर मासेस सेम है। ओके, आई थिंक यू लाइक टू नोट दिस डाउन, तो आप एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.8। ठीक है, एक ऑयल है जिसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 0.8। फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल इन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। ठीक है, निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है, रिलेटिव डेंसिटी आई मीन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, रिलेटिव डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.8, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.8 है तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये है 0.8 के बराबर, हमें निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी ऑयल का डेंसिटी। ठीक है, तो ऑयल का डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है 1000, है ना, तो 0.8 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 800, ये होता है 1000। ठीक है, तो 0.8 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी योर डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये आपका आंसर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ जाए। और जहां का अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने कैसे निकाल दिया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर
at 4 डिग्री सेंटीग्रेड is 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक फिक्स्ड वैल्यू जो आपको याद रखनी है, मेमोराइज इट। बस वही किया है यहाँ पर। क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि अब अगले लेक्चर में करेंगे प्रेशर डिफाइन। और जैसे हमने डेंसिटी तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, डेंसिटी में ज्यादा कुछ करना नहीं था। जैसे ही हम लोग प्रेशर स्टार्ट करेंगे, असली गेम वहां से स्टार्ट होगा और वहां से थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगी और मजा भी आएगा चैप्टर में, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे आपका हेल्प होता है तो, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू मी अ फेवर, आई डोंट वांट योर फेवर, आई वांट कि अगर मैं आपको कोई वैल्यू दे रहा हूँ तो आप भी मुझे वैल्यू दीजिए बाय सब्सक्राइबिंग, ठीक है। अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।